गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो प्रीलिम्स बूस्टर का पहला टॉपिक देखते हैं हम, जो कि है पुलिस रिफॉर्म्स। तो ये टॉपिक किस लिए इम्पोर्टेंट है? क्योंकि महाराष्ट्र में कुछ पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है। होम मिनिस्टर के ऊपर कुछ एक्यूजेशंस लगाए गए हैं। फिर मुंबई पुलिस कमिश्नर भी न्यूज़ में चल रहे थे फॉर ऑफ कोर्स बैड रीजंस। तो ये पूरा हम देखते हैं कि इसके पीछे हमारे यूपीएससी के लिए क्या सबसे इम्पॉर्टेंट है। वो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है पुलिस रिफॉर्म्स। कि जब तक पुलिस रिफॉर्म्स नहीं आएंगे, मीनिंगफुल पुलिस रिफॉर्म्स नहीं आएंगे, तब तक पॉलिटिकल इंटरफेरेंस पुलिस में होता रहेगा और पुलिस का मिसयूज़ करके ऐसी चीज़ें जो है, जैसे जो आजकल न्यूज़ में चल रही हैं महाराष्ट्र में, वो सब होती रहेंगी। ठीक है, तो पुलिस रिफॉर्म्स इसलिए हम आज ये पढ़ रहे हैं और ये भी देखेंगे अभी आगे कि महाराष्ट्र में ये सब क्यों हो पा रहा है, क्यों, क्या वहाँ पर पुलिस रिफॉर्म्स नहीं आए हैं, या आए हैं तो कैसे आए हैं, हाफ हार्टेड आए हैं या कैसे आए हैं, वो हम सब देखते हैं अभी इसमें। ठीक है, तो पुलिस रिफॉर्म्स देखते हैं कि प्रकाश सिंह जो डीजीपी थे, यूपी पुलिस के डीजीपी थे और असम पुलिस में भी वो रहे हैं। उन्होंने एक पीआईएल फाइल की थी 1996 में, और उन्होंने कहा था पीआईएल में कि पुलिस रिफॉर्म्स जो है उसके ऊपर आप एक जजमेंट दो। तो सितंबर 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने सारी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को कहा कि आपको पुलिस रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे। फिर कहा गया उस जजमेंट में कि पुलिस जो है, ये पुलिस रिफॉर्म्स इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि जो पुलिस है वो बिना किसी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के काम कर सके। अब क्या क्या डायरेक्टिव्स दिए सुप्रीम कोर्ट ने इस वर्डिक्ट में, जो 2006 में वर्डिक्ट आया जो पुलिस रिफॉर्म्स का। सबसे पहले तो उन्होंने बोला कि जो डीजीपी है उनकी जो टेन्योर है वो फिक्स होनी चाहिए, और जो उनकी सिलेक्शन है वो एक तरह से बिल्कुल मिनिमम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से होनी चाहिए। अब मिनिमम टेन्योर उन्होंने कहा कि होनी चाहिए आईजीपी की भी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की, ताकि उनके बीच में ट्रांसफ़र ना की जा सके और उनको धमकाया ना जा सके कि आपके हम ट्रांसफ़र कर देंगे, पॉलिटिकल मास्टर्स द्वारा उनको धमकाया ना जा सके। फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो पोस्टिंग होती है पुलिस ऑफिसर्स की, वो पॉलिटिशियंस ना करें, वो एक पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड बनाए जाएं, वो करें पोस्टिंग पुलिस ऑफिसर्स की, जिसके अंदर पुलिस ऑफिसर्स और सीनियर ब्यूरोक्रेट्स दोनों हो, ताकि जो है पॉलिटिकल लीडर्स को इस प्रोसेस से दूर रखा जा सके और जो है अपने मनपसंद के लोग वो ना ला सकें पुलिस फोर्स में। फिर उसके अंदर ही एक और रिकमेंडेशन थी कि स्टेट पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी बनाई जाए, सो दैट जो आम लोग हैं, जो कि जिनकी पुलिस से कुछ शिकायतें हैं, वो उसमें कंप्लेंट कर सके, उसमें अप्रोच करके उसमें कंप्लेंट करके अपनी ग्रीवेंस को रिड्रेसल कर सके। फिर एक और रिकमेंडेशन थी कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो रिकमेंडेशन है, जो सच में एक एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर भी इम्पॉर्टेंट है और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ऑपरेशनल लेवल पर भी इम्पॉर्टेंट है, वो है कि इन्वेस्टिगेशन और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का जो फंक्शन है, इसको अलग अलग कर दो पुलिस का। अभी पुलिस क्या करती है कि कोई क्राइम हो जाता है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन भी कर रही होती है, और स्टेट में ओवरऑल जो लॉ एंड ऑर्डर की जो जिम्मेदारी है वो भी पुलिस के पास है। ठीक है, तो अब ये रिकमेंडेशन थी कि इन दोनों फंक्शंस को अलग कर दिया जाए, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में बहुत ज़्यादा सुपीरियर टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ेगा, आपको एक्सपर्टीज़ भी चाहिए इन्वेस्टिगेशन के लिए, और लॉ एंड ऑर्डर एक जनरल फंक्शन है जो कि पुलिस के पास होता है। तो इसको सेपरेट करने का भी एक डायरेक्टिव सुप्रीम कोर्ट ने दिया। फिर कहा कि स्टेट सिक्योरिटी कमीशंस बनाए जाएं, जिसके अंदर सिविल सोसाइटी के मेंबर्स भी हों, ताकि जितनी भी ग्रीवेंसेस हैं या फिर जो भी पुलिस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो सारी इसमें डिस्कस की जा सके। फिर उसी की तर्ज पर एक नेशनल सिक्योरिटी कमीशन बनाने की भी बात करी सुप्रीम कोर्ट ने। अब देखते हैं जो है ये डायरेक्टिव जो सुप्रीम कोर्ट ने दिए उसको कितना फॉलो किया गया, कितने स्टेट्स ने इसको फॉलो किया है। तो कॉमनवेल्थ हेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव की एक रिपोर्ट के मुताबिक किसी भी स्टेट ने, नॉट इवन वन स्टेट जो है, उसने ये सारी रिकमेंडेशंस कंप्लाई करी हैं। ठीक है, 18 स्टेट्स जो हैं उन्होंने अपने पुलिस एक्ट्स के अंदर अमेंडमेंट तो करी है, लेकिन कोई भी ऐसी नहीं है स्टेट जिसने पूरी की पूरी वो सारी डायरेक्टिव्स को अपने लेजिस्लेटिव मॉडल में एक्सेप्ट किया हो। सिमिलरली महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो है, जब चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी थे, उन्होंने महाराष्ट्र पुलिस अमेंडमेंट एंड कॉन्टीन्यूअस एक्ट 2014 में पास किया, और ये जो प्रकाश सिंह जजमेंट के अंदर जो भी डायरेक्टिव्स दिए थे सुप्रीम कोर्ट ने, उसको अकोमोडेट करने की कोशिश करी। लेकिन क्यों वो फेल रहे, क्यों महाराष्ट्र में ये नहीं हो पाया? क्योंकि अभी भी जो है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ट्रांसफर्स में हो रही है। आगे हम देखते हैं कि क्यों हो पा रही है, जबकि अब ये पुलिस रिफॉर्म आ गया फिर भी हो पा रही है, क्यों हो पा रही है इसको भी हम देखते हैं।
क्यों हो पा रही है? क्योंकि महाराष्ट्र पुलिस एक्ट जो था उसके अंदर एक सेक्शन 22(9)(n)(2) डाला गया, जिसके अंदर ये कहा गया कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सीजेंसीज, एमरजेंसीज मतलब अगर बहुत ही एमरजेंसी की कोई सिचुएशन है एडमिनिस्ट्रेटिव, तब सीएम के पास एक स्पेशल पावर होगी कि वो पुलिस ऑफिसर्स की ट्रांसफ़र कर सके। ठीक है, वैसे तो आपको पता है पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड्स बनाने की बात की गई है, ठीक है, वो करेंगे ट्रांसफर्स, लेकिन एक इमरजेंसी सिचुएशन में एक पावर सीएम को भी दी गई, जिसके बेसिस पर जो है वो पुलिस की ट्रांसफ़र कर सकते थे। लेकिन ये इमरजेंसी एग्जीजेंसी की जो पावर्स हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, इसको सब इमरजेंसी को छोड़कर सबसे ज़्यादा इसी का ही यूज़ किया गया है। और बीच में मिड टर्म ट्रांसफ़र्स आपने देखा होगा, अभी मुंबई पुलिस के कमिश्नर जो परमबीर सिंह जो हैं, उनकी भी ट्रांसफ़र कर दी गई है। तो ये सीएम ने अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीजेंसी वाली जो पावर्स है, जो कि सेक्शन 22(n)(2) में है, उसका यूज़ करके उनकी ट्रांसफ़र करी है। अब गवर्नमेंट जो है कैसे इंटरफेयर करती है, ये तो डायरेक्टली सीएम ने इसमें तो डायरेक्ट इंटरफेरेंस करी है जो हम ऊपर देख रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली इंटरफेयर कैसे करते हैं पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड के फंक्शन में महाराष्ट्र में? उसमें क्या होता है कि जो पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड है, जिसके अंदर पुलिस ऑफिसर्स भी होते हैं और सीनियर ब्यूरोक्रेट्स भी होते हैं, एज पर जो सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टिव जो हमने ऊपर देखा भी है ना, ये देखो, जिसमें पुलिस ऑफिसर्स भी होंगे और सीनियर ब्यूरोक्रेट्स भी होंगे। तो ये पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड जो बना है महाराष्ट्र में, उसमें एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो होम मिनिस्ट्री से होंगे, उनको भी डाल दिया जाता है। फिर क्या होता है, जो बाकी के मेंबर्स हैं, जो पुलिस के मेंबर्स हैं या बाकी के ब्यूरोक्रेटिक मेंबर्स हैं, वो बस जो ये कह देते हैं उन्हीं की बात को मान लेते हैं, बिकॉज दिस पोजीशन इज़ वेरी पावरफुल, और ये गवर्नमेंट की एक तरह से बहुत ही पावरफुल पोजीशन होती है। तो मोस्टली ये पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, और जो ये कह देते हैं बस वही जो है बाकी भी जो मेंबर्स हैं पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड्स के, उस चीज़ को मान लेते हैं। तो एक तरह से डायरेक्टली इंटरफेयर तो नहीं कर रही है गवर्नमेंट, लेकिन अनऑफिशियली जो है वो गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर करके अपनी बातें मनवा लेती है। फिर जो स्टेट पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी बनाने को कहा था, जिसमें आम लोग अपनी शिकायतें लेके जा सकते थे और जो है अपना ग्रीवेंस रिट्रेसल कर सकते थे, वो भी जो है इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, क्योंकि स्ट्रगल कर रहा है वो अपने रूरल एरियाज़ में अपने ऑफिस को खोलना। एसपीसीए जो है, अगर वो इतना टूथलेस है, अगर वो कोई कंप्लेंट किसी पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट आती है और अगर उसको गिल्टी भी वो पा लेता है, एसपीसीए जो है स्टेट पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी, तो भी जो है उसके ऊपर एक्शन जो लेने का जो काम है वो गवर्नमेंट को करना होता है, तो गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर वो एक्शन लेती ही नहीं। तो एसपीसीए जो है उसकी जो रिकमेंडेशन है उसको उसका ध्यान नहीं रखा जाता, उसकी रिस्पेक्ट नहीं की जाती। दूसरा, इसके अंदर लैक ऑफ स्टाफ मेंबर्स भी हैं, स्टाफ की अपॉइंटमेंट भी इसमें ठीक से नहीं की जाती। तो जो ये स्टेट पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी है, ये महाराष्ट्र में ठीक से फंक्शन नहीं कर पा रही है। फिर अब रिस्पांस क्या आया है इसका? जो प्रकाश सिंह जो हैं, जिन्होंने असल में पुलिस रिफॉर्म जिनके पीआईएल के ऊपर पुलिस रिफॉर्म्स इंडिया में आए हैं सितंबर 2006 में, उन्होंने बोला कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु और यूपी में जो है सबसे ज़्यादा नॉन कंप्लायंट गवर्नमेंट्स हैं, वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रही हैं पुलिस रिफॉर्म्स के ऊपर। सिर्फ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जो हैं जिन्होंने अच्छे तरीके से पुलिस रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंट किए हैं। इसीलिए वो कह रहे हैं कि एक ऑल इंडिया लेवल पर एक एक्ट आना चाहिए जिसमें सारी स्टेट्स को वो फॉलो करना ही पड़े, और बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस हों जिसमें स्टेट की ऐसी कोई सिचुएशन हो कि जो बहुत ही डिफरेंट सिचुएशन है, तब उस स्टेट को अलाउ किया जाए पुलिस रिफॉर्म से थोड़ा सा डेविएट होने में। तो ये सुप्रीम कोर्ट में जाने को कह रहे हैं दोबारा कि वो जो है कंटेम्प्ट पटिशंस दोबारा डालेंगे और वो जो नॉन कंप्लायंट स्टेट्स हैं उनके खिलाफ एक्शन लेने की मांग करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जेलेटिन स्टिक्स। तो अभी आपको पता है कि मुकेश अंबानी जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके घर के बाहर जो ये जेलेटिन स्टिक्स मिली थी, जो एक स्कॉर्पियो व्हीकल में। तो ये जेलेटिन स्टिक्स क्या होती हैं? ये चीप एक्सप्लोजिव मटेरियल है जो कि खासकर इंडस्ट्रीज़ यूज़ करती हैं माइनिंग और कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वर्क के लिए। आपको पता ही है, आपने देखा होगा कि जो भी हमारे कंस्ट्रक्शन वर्क में जो है ये यूज़ की जाती हैं ये जेलेटिन स्टिक्स, एक डेटोनेटर के थ्रू इसको हम यूज़ करते हैं, फिर उससे ब्लास्ट करके जो भी हमको कंस्ट्रक्शन या माइनिंग करनी होती है उसको हम आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। अब ये मैन्युफैक्चर कौन करता है?
इसकी मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ लाइसेंस्ड जो है मैन्युफैक्चरर्स वही लोग कर सकते हैं। अब लाइसेंस किससे लेना होता है? पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, पैसो। अब ये पैसो जो है, इसको हम पहले डिपार्टमेंट ऑफ एक्सप्लोजिव्स कहते थे। ये 1898 में बना था और ये नोडल एजेंसी रहा है शुरू से। जितनी भी हमारी एक्सप्लोजिव से रिलेटेड, कंप्रेस्ड गैस या पेट्रोलियम से रिलेटेड जो भी हजार्डस सब्सटेंसेस की अगर कुछ मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो इनकी परमिशन के बिना और इनके लाइसेंसिंग के बिना वो इंडिया में नहीं की जा सकती। यही जो है पैसो ही जो है वो अप्रूवल देते हैं, ग्रांट देते हैं, अमेंडमेंट देते हैं या रिन्यूअल देते हैं सर्टिफिकेट को या फिर लाइसेंस को। और ये पूरी मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग, ऑथराइजेशन, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, यूज़, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट जो है वो एक्सप्लोजिव्स का, उसका सारा परमिट्स और उसके ऊपर जो ओवरसाइट है वही सब कुछ पेसो ही करता है। ठीक है, अब ये पेसो जो है, अब याद रखना ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आता है, होम मिनिस्ट्री के अंडर नहीं आता है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ जो ये पेसो है, ये एक्सप्लोजिव्स एक्ट 1884 और एक्सप्लोजिव रूल्स 2008 इन दोनों को का जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है वो पेसो ही करता है। अब जेलेटिन का जो है यूज़ कितना हुआ है आज तक, क्या टेरर अटैक्स में यूज़ हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसको भी देख लेते हैं। साल 2002 से लेकर 2003 तक एक गुजरात मुस्लिम रिवेंज फोर्स नाम का एक ग्रुप था जो कि मुंबई में, जिसने जेलेटिन का यूज़ करके टेरर अटैक्स प्लान किए थे। और कुछ अटैक्स जो हैं वो हैदराबाद में भी किए गए हैं जेलेटिन का यूज़ करके। ऑफ कोर्स ये लाइसेंस्ड जो है फर्म सिर्फ वही बना सकती हैं जेलेटिन स्टिक्स, और उसको बार कोड किया जाता है सो दैट बाद में अगर कभी इसका मिस यूज़ किया जाए तो हमें पता लग पाए कि कहाँ से ये जो जेलेटिन स्टिक्स जो है वो प्रोक्योर की गई, किसने बनाई थी, उसके बेसिस पे हम जो है कल्प्रिट्स को पकड़ सकें। लेकिन ऑफ कोर्स जब एक बार ब्लास्ट टेक प्लेस हो ही गया है तो फिर ये इसके बाद ये बार कोड का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम उन्हें पकड़ ही सकते हैं, या फिर उन कुछ केसेस में तो पकड़ना भी उनको बहुत मुश्किल हो जाता है। अब ये जेलेटिन स्टिक्स जो है उसी में ही होता है कि जब रिपब्लिक डे या गणपति फेस्टिवल या कोई भी एक पब्लिक इवेंट आती है तो पुलिस जो है वो जितने भी एक्सप्लोजिव मटेरियल्स जो सिटी में प्रोक्योर किए होते हैं या खरीदे होते हैं, किसी भी पर्सन ने कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए, उसके ऊपर ध्यान रखती है और देखती है कि क्या उसका सही यूज़ किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। जो बायर या सेलर होता है एक्सप्लोजिव मटेरियल का, उसको रिकॉर्ड जो है मेंटेन करके रखने पड़ते हैं और पीरियडिकली जो है पुलिस चेक करती है और उसका गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ पूरा ख्याल रखती हैं कि इसका कहीं मिसयूज़ तो नहीं किया जा रहा, कहीं और डाइवर्ट करके इसका यूज़ तो नहीं किया जा रहा, कल को इससे अटैक तो नहीं किया जाएगा। ये सारा गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ जो है वो इसके ऊपर ध्यान रखती हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है AT1 बॉन्ड्स। अब ये एडिशनल टियर 1 बॉन्ड्स जो न्यूज़ में रहे हैं ये हम आज देख लेते हैं। ऑफ कोर्स हमने इसको पहले डिस्कस किया है, हमने अपने यूट्यूब चैनल पर जो है इसको प्रॉपरली डिस्कस भी किया है 15 मिनट सीरीज़ में। बट ऑफ कोर्स ये न्यूज़ में है, आपको यूपीएससी में ये इस बार इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसीलिए इसको हम एक बार दोबारा देख लेते हैं। अब AT1 बॉन्ड्स होते क्या हैं? अब हुआ क्या न्यूज़ में, क्यों है ये, कि सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है उन्होंने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर विद रिस्पेक्ट टू एडिशनल टियर 1 बॉन्ड्स। अब क्या उससे प्रॉब्लम आ सकती है? म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स जो उन्होंने की हुई हैं AT1 बॉन्ड्स में, उनको क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, ये सब हम इस टॉपिक में देखते हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये AT1 बॉन्ड्स होते क्या हैं और इसका क्या यूज़ है हमारी मार्केट में। ठीक है, अब देखते हैं ये है क्या। एडिशनल टियर 1 बॉन्ड्स बेसिकली बैंक्स जो होते हैं ना, आपको पता है कि बेसिल नॉर्म्स, आपको पता है, जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ कि जो बेसिल नॉर्म्स हैं वो एक बैंक को फॉलो करने पड़ते हैं। बेसिल 3 नॉर्म्स जो आजकल इस टाइम पर चल रहे हैं, उसमें क्या होता है कि बैंक्स को अपने पास टियर 1 और टियर 2 दो तरह की कैपिटल मिनिमम रखनी पड़ती है ताकि अगर बैंक के ऊपर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आए तो उनके पास एक अलग से खर्च कैपिटल पड़ी रहे, ताकि वो बैंक जो है लिक्विडेशन के कगार पर ना पहुंचे। तो जो टियर 1 कैपिटल है उसके अंदर ही जो AT1 जो एडिशनल टियर 1 बॉन्ड्स जो हैं वो उसी का ही एक पार्ट होते हैं। मतलब बैंक्स जो है वो बॉन्ड्स इशू करता है जो कि एडिशनल टियर 1 बॉन्ड्स कहते हैं, और उस बॉन्ड से कमाया हुआ पैसा उस टियर 1 कैपिटल के अंदर रखता है। ये बॉन्ड्स खासकर जो है वो म्यूचुअल फंड्स ही खरीदते हैं, आम जनता तो नहीं खरीदती इसको डायरेक्टली। ऑफ कोर्स जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो इसको डायरेक्टली इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं। अब क्यों इन्वेस्ट करते हैं? बिकॉज एक जो है फिक्स्ड रिटर्न मिलता रहता है उनको, जो म्यूचुअल फंड्स को इससे, और बैंक टू बैंक डिफर करता है कि बैंक कितना इस पर इंटरेस्ट दे रहा है। ऑफ कोर्स
और कई केसेस में बहुत हाई इंटरेस्ट भी मिलता है, तो म्यूचुअल फंड्स जो है वो सबसे ज़्यादा इसमें अपना पैसा पार्क करते हैं। तो ये जो 81 बॉन्ड्स होते हैं ये अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स होते हैं और ये परपेचुअल टेन्योर के होते हैं, ठीक है। अभी इसका मीनिंग क्या है? अनसिक्योर्ड क्यों होते हैं? क्योंकि इन केस अगर बैंक सच में लिक्विडेट हो जाए तो जो ये एडिशनल टीयर वन बॉन्ड्स जिनके पास हैं, जिनको पैसा लौटाना है बैंक ने, उनका नंबर चौथी नंबर पर आएगा। जो बैंक को जितनी भी अपनी लाइबिलिटीज़ जब क्लियर करनी होंगी तो उनका जो नंबर आएगा वो फोर्थ नंबर पर आएगा। मतलब पहले जैसे डिबेंचर्स होल्डर जो है उन जो सबसे पहले तो ऑफ कोर्स डिपॉजिटर्स जिनके पास पैसा डिपॉजिट जिनका बैंक में डिपॉजिट्स है उनको पैसा मिलेगा। फिर उसके बाद जैसे डिबेंचर होल्डर्स को पैसा मिलेगा। उसके बाद समझ लो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसा मिलेगा। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको सिर्फ ऐसा। फिर उसके बाद नंबर आता है 81 बॉन्ड्स होल्डर्स का, उनको पैसा सब चौथे नंबर पर मिलता है। और ये परपेचुअल टेन्योर क्या होता है कि इसका कोई फिक्स टेन्योर नहीं है कि 81 बॉन्ड्स जो है कुछ बताया नहीं जाता कि हम कितने साल के लिए इसको इशू कर रहे हैं। 5 साल भी हो सकता है, 10 साल भी हो सकता है, 20 साल भी हो सकता है, 30 साल भी हो सकता है, शायद 1 साल भी हो सकता है, शायद 2 साल भी हो सकता है। बैंक की डिस्क्रिशन के ऊपर होता है, तभी इसके अंदर कॉल ऑप्शन होता है। कॉल ऑप्शन का मतलब क्या हुआ कि बैंक कभी भी ये उसके पास ये एक कॉल ऑप्शन है कि वो कभी भी ये डिसाइड कर सकता है कि नेक्स्ट ईयर जो है मैं आपको सारा जो है रिडीम करके पैसा वापस दे रहा हूँ, इसके बाद से आपको इंटरेस्ट मिलना ख़त्म हो जाएगा, आपका जो है हमारे साथ अब जो है इन्वेस्टमेंट का रिश्ता ख़त्म हो गया है। तो ये कॉल ऑप्शन जो है वो बैंक के पास होता है और बैंक जो है वो कभी भी ये जो बॉन्ड्स है वो अपने इन्वेस्टर से वापस खरीद सकता है और उनका पैसा उनको वापस लौटा सकता है। इनकी कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होती, जैसे मैंने आपको बताया 1 साल भी हो सकती है। बैंक के डिस्क्रिप्शन के ऊपर है, कॉल ऑप्शन बैंक के पास है। बैंक अपनी टियर वन कैपिटल को बोल्स्टर करने के लिए इसका यूज़ करता है एडिशनल टियर वन बॉन्ड्स को। और इसके सबसे ज़्यादा जो खरीदार होते हैं वो होते हैं म्यूचुअल फंड्स। वो इसमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं इन परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स में। अब सेबी ने क्या कहा है? सेबी ने म्यूचुअल फंड्स को कहा है कि आप ये समझो कि जो ये परपेचुअल बॉन्ड्स, जो ये एडिशनल टियर वन बॉन्ड्स है, क्योंकि इनकी कोई मेच्योरिटी डेट तो है नहीं है, तो उन्होंने कहा है कि आप ये समझो कि इनकी मेच्योरिटी डेट जो है वो 100 ईयर की है। अगर सच में ये म्यूचुअल फंड्स को 100 ईयर की इंस्ट्रूमेंट जो है ये समझना शुरू कर दें वो एडिशनल टियर वन बॉन्ड्स को, तो इसका मतलब उनको 100 साल तक वेट करना पड़ेगा एक तरह से। ऑफ कोर्स ये सच नहीं है, बैंक्स के पास कॉल ऑप्शन है, लेकिन सेबी ने बोला है कि आप म्यूचुअल फंड्स जो है क्योंकि रेगुलेट करता है सेबी उनको, तो म्यूचुअल फंड्स को बोला है कि आप ये सोच कर चलो, आप अपनी प्लानिंग इस हिसाब से बनाओ कि इन जो 81 बॉन्ड्स की जो मेच्योरिटी डेट है वो 100 साल की है, ठीक है। तो मतलब 100 साल का एक तरह से रिडेम्पशन पीरियड जो है वो आप सोच के चलो, तो उससे क्या होगा, उनकी पूरी जो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग है वो हिल जाएगी। और उन्होंने सोचा, जैसे अगर एग्जांपल ले लें कि उन्होंने अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सोचा हुआ था कि ये कंसर्न्ड बैंक है, समझ लो कोई भी एक HDFC बैंक है, वो जनरली एडिशनल टियर वन बॉन्ड्स जो है वो 10 साल बाद जो है उसको मैच्योर कर देता है कॉल ऑप्शन का यूज़ करके। लेकिन जब 100 साल के हिसाब से प्लानिंग करनी होगी तो उनको बहुत लॉस हो सकता है इसमें। सेबी ने ये भी कहा है कि अपनी जो पैसा आपके पास, म्यूचुअल फंड्स को कहा है कि जितना भी आपके पास पैसा आता है उसमें उसका सिर्फ मैक्सिमम 10% ही आप सिर्फ एडिशनल टियर वन बॉन्ड्स में लगाओ, क्योंकि इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। अगर सच में ये 100 साल की जो है मेच्योरिटी हो गई तो रिस्क सोचो इसमें कितना ज़्यादा होएगा। अब जब रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है किसी भी बॉन्ड में तो उसमें रिटर्न अच्छा मिलता है, जिसको कहते हैं यील्ड। यील्ड बहुत ज़्यादा मिलती है उसके अंदर, तो इसका मतलब हुआ कि जो है यील्ड ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि रिस्क आप कोई भी, अब समझ लो अगर आप मुझसे पैसा लेना चाहते हो और मेरी क्रेडिट रेटिंग कोई ख़ास नहीं है और हो सकता है कि मैं आपको डिफ़ॉल्ट कर सकता हूँ, या फिर मैं आपको 100 साल, जैसे इस केस में 100 साल बाद आपको पैसा चुकाना वाला हूँ, तो मैं आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न दूंगा कि आपको मैं कहूँगा चलो मैं आपको 10% इंटरेस्ट रेट पर पैसा देने को तैयार हूँ, आप मुझे 100 रुपये दो, मैं आपको 110 मैं 10 रुपये आपको दिया करूँगा। तो जब बहुत ज़्यादा यील्ड बढ़ जाती है तो जो है उसके प्राइजेस भी कम हो जाते हैं। एक तो आपको इंटरेस्ट भी ज़्यादा देना पड़ता है, जितनी ज़्यादा रिस्क बढ़ेगा उससे क्या होगा कि आपको यील्ड बढ़ेगी, आपको इंटरेस्ट ज़्यादा जो है वो मिलेगा या देना पड़ेगा ऑफ कोर्स बैंक के केस में, और प्राइस भी कम हो जाएगा बॉन्ड का, क्योंकि रिस्क बहुत ज़्यादा है तो उसका प्राइस भी कम हो जाएगा, क्योंकि लोग उसको कम खरीदना प्रेफर करेंगे क्योंकि रिस्क बहुत ज़्यादा है। अब जो म्यूचुअल फंड्स हैं, अब ये हुआ क्यों है, सेबी ने ऐसा क्यों कहा है ये भी देख लेते हैं। सेबी ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि अभी येस बैंक जो क्राइसिस हुआ था मार्च 2020 में, तो आरबीआई ने
जो है येस बैंक को कहा था कि आप अपने 8400 करोड़ के जो है 81 बॉन्ड्स जो हैं उसको राइट ऑफ कर दो। अब 81 बॉन्ड्स जो हैं वो इतने रिस्की होते हैं कि अगर बैंक चाहे, कुछ रेगुलेशंस ऑफ कोर्स वो फॉलो करनी पड़ेंगी, ऐसा बैंक जो है नॉर्मल सिचुएशन में नहीं कर सकता कि वो अपने जो है इन्वेस्टर्स को पैसा देने से मना कर दे। कुछ सर्टेन कंडीशंस, जैसे कि अगर बैंक के बहुत ज़्यादा बुरे हाल हैं, टियर 1 कैपिटल के ऊपर बहुत खतरा आ गया है, तो बैंक को आरबीआई के परमिशन से अलाउ किया जा सकता है कि जो उसको पैसा देना था इन्वेस्टर्स को वो नहीं दे। तो येस बैंक के केस में ऐसा हुआ है कि आरबीआई ने अलाउ कर दिया है येस बैंक को कि जो 8400 करोड़ जो 81 बॉन्ड जो उन्होंने इशू किए हुए थे वो उनको इन्वेस्टर्स को देने की अब ज़रूरत नहीं है और उसको राइट ऑफ कर दो। ऑफ कोर्स इससे येस बैंक की जो छवि है वो ख़राब होगी, वो कभी दोबारा जब कभी 81 बॉन्ड्स इशू करने लगेंगे तो इन्वेस्टर्स उसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे, म्यूचुअल फंड्स उसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन एक बारी तो बहुत बड़ा नुकसान म्यूचुअल फंड्स को झेलना पड़ रहा है इससे, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा रिस्क है। इसीलिए सेबी ने ये गाइडलाइंस दी हैं कि इसके अंदर म्यूचुअल फंड्स को कहा है कि इसमें इतना ज़्यादा पैसा मत लगाओ, क्योंकि देखो कितनी बुरी तरह से पैसा डूबता है। फिर उन्होंने बोला कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग भी इस हिसाब से करो कि 100 साल का ये इंस्ट्रूमेंट है, तो आप अपनी प्लानिंग जो है वो इसके हिसाब से करो। सेबी ने तो अपनी तरफ से ये जो म्यूचुअल फंड्स के पैसे को बचाने के लिए ये जो है ये डायरेक्टिव दिया है, लेकिन इससे जो म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो डर गए हैं, बिकॉज उनको इससे नुकसान होगा, उनकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग हिल जाएगी। अब म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो कैसे अफेक्ट होंगे इससे? म्यूचुअल फंड्स जो है वो अभी तक ये सोचते आए थे कि जो कॉल ऑप्शन है वही मैच्योरिटी डेट है। कॉल ऑप्शन ऑफ कोर्स सच में मैच्योरिटी डेट होती है ऑफ कोर्स, लेकिन कॉल ऑप्शन पता नहीं होता कि कब बैंक कॉल ऑप्शन का यूज़ करेगा। एक जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि एक एक कन्वेंशन या फिर एक जो है पास्ट एक्सपीरियंस से म्यूचुअल फंड्स जो है वो अपना जो है जजमेंट यूज़ करते हैं। जैसे समझ लो कि एचडीएफसी बैंक जब भी 81 बॉन्ड्स इशू करता है तो वो 4 साल या 5 साल लगा लो उसके अंदर कॉल ऑप्शन का यूज़ करके उन बैंक्स को उन बॉन्ड्स को रिडीम कर देता है। तो जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो जब भी अगर कभी एचडीएफसी के बॉन्ड्स में पैसा लगाते होंगे 81 बॉन्ड्स में, तो वो ये थोड़ी सी अजम्पशन लेके चलते होंगे कि बैंक एचडीएफसी बैंक जो है या 4 या 5 साल में अपना कॉल ऑप्शन का यूज़ करके जो है इन बॉन्ड्स को खरीद लेगा, वापस रिडीम कर देगा। लेकिन अगर ये हम जो सेबी की डायरेक्टिव को माने और अगर 100 साल का हम उसको बॉन्ड को जो है की मैच्योरिटी डेट लेने लगे, तो इससे क्या होगा कि जो है उनकी इन्वेस्टमेंट अल्ट्रा लॉन्ग टर्म की हो गई, समझ लो म्यूचुअल फंड्स की। मतलब जहां वो पहले 4-5 साल सोच रहे थे, अब उनको ये सोचना पड़ेगा कि 100 साल की जो है उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो एक जगह उनका पैसा फंस गया है। उससे वॉलेटिलिटी आ जाएगी इनके प्राइजेस में बॉन्ड्स के, क्योंकि अब आपको जैसे मैंने आपको बताया कि जब बहुत ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है उससे यील्ड तो इंक्रीज हो जाती है लेकिन प्राइजेस फॉल हो जाते हैं, क्योंकि लोग उसको खरीदना नहीं चाहते। इन्वेस्टर्स जो म्यूचुअल फंड्स में होंगे वो उनके ऊपर प्रेशर करेंगे कि आप इन बॉन्ड्स को मत खरीदो, तो प्राइजेस जो हैं वो इसके डाउन हो जाएंगे। जब प्राइजेस डाउन हो जाएंगे सेकेंडरी मार्केट में, तो म्यूचुअल फंड्स को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि उन्होंने तो इनिशियली 100 रुपये जो है, अब एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ ये भी, कि अगर 100 रुपये में उन्होंने एचडीएफसी का ये 81 बॉन्ड्स खरीदा था, समझ लो 2018 में। अब ये डायरेक्टिव आने के बाद, क्योंकि इस पर रिस्क बहुत बढ़ गया है, 100 साल का प्लान हो गया एक तरह से, तो उसके प्राइस गिर गए हैं, तो उनको 100 साल तक तो वेट नहीं कर सकते। म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो 100 साल तक होल्ड तो नहीं कर सकते, तो उनको जो है सेकेंडरी मार्केट में जाके इन बॉन्ड्स को जल्दी से जल्दी बेचना पड़ेगा और उससे उस बॉन्ड को एग्जिट करना पड़ेगा। तो 100 रुपये का जो 2018 में खरीदा था, अब जो म्यूचुअल फंड जो हैं वो चाहेंगे कि अपने हम सेकेंडरी मार्केट में वापस जाएं, एक तरह से जाएं, और इसको चाहे 95 रुपये मिले चाहे 90 रुपये मिले, एक बार तो हम इससे एग्जिट हो जाएं। ठीक है, अब उससे क्या होगा कि प्राइस डिक्रीज़ हो रहा है, ऑफ कोर्स यील्ड तो इंक्रीज़ होगी, क्योंकि जो है इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा बैंक को, क्योंकि उनकी जो है रिस्क ज़्यादा आ गया इसमें। ठीक है, कोई भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा, लेकिन प्राइस भी तो डिक्रीज़ हो रहा है। म्यूचुअल फंड्स को कितना नुकसान सहना पड़ रहा है इससे, तो म्यूचुअल फंड्स के लिए ये बहुत नुकसानदेह हो सकता है। और म्यूचुअल फंड्स कभी भी, अब ये जो बॉन्ड्स होते हैं ये लिक्विड नहीं होते। म्यूचुअल फंड्स ऐसा नहीं कर सकते कि बैंक के पास जाके कहें कि हमें अब ये बॉन्ड नहीं चाहिए, आप इसको रिडीम कर दो, क्योंकि कॉल ऑप्शन का जो डिसीजन है वो सिर्फ बैंक ले सकता है। बैंक ही बता सकता है कि ये बॉन्ड्स कब रिडीम हो सकते हैं। ये म्यूचुअल फंड्स या फिर कोई भी इन्वेस्टर जो कि ये बॉन्ड्स को होल्ड करता है वो बैंक्स को नहीं बता सकता कि आप इसको रिडीम कर दो। तो म्यूचुअल फंड जो है वो एक डिसएडवांटेजेस पोजीशन पे आ गए हैं इस डायरेक्टिव की वजह से।
अब बैंक्स के ऊपर इससे क्या इम्पैक्ट होगा? ऑफ कोर्स कैपिटल इंस्ट्रूमेंट है बैंक्स के लिए, बैंक्स ये इशू करते हैं ताकि अपनी टियर 1 कैपिटल को मेंटेन कर सकें। 81 बॉन्ड्स जो है वो, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि खासकर जो है म्यूचुअल फंड्स ही खरीदते हैं, छोटे-मोटे इन्वेस्टर्स इसको नहीं खरीदते हैं। अब जब प्राइस डिक्रीज हो जाएंगे इसके, तो जहाँ अभी समझ लो 100, अब अगर 100 साल की ये हम जो डायरेक्टिव को देखें, तो अगली बार जब कभी बैंक को इशू करने हो, अब ये टाइम आ रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा अब नॉन परफॉर्मिंग असेट्स बढ़ते जा रहे हैं बैंक्स के, तो उनको दोबारा ये 81 बॉन्ड्स इशू करने हैं। और क्योंकि अब लोगों को दिख रहा है कि क्योंकि जो सेबी है वो कह रहा है कि 100 साल की इन्वेस्टमेंट का प्लान करो, तो इतनी रिस्की इन्वेस्टमेंट जो है उसकी वजह से जो है बैंक में ये कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा, और अगर कोई करेगा तो बैंक को बहुत कम प्राइस पर वो बॉन्ड मिलेंगे। अगर वो 100 रुपये जो है वो बॉन्ड जो है जो 2018 का जो 100 रुपये में वो इशू करता था बैंक, उसको अगर 2021 में भी इशू करना है तो उसको डिस्काउंट पर इशू करना पड़ेगा, 90 रुपये पे इशू करना पड़ेगा या 85 रुपये पे इशू करना पड़ेगा, मतलब उसको पैसा कम मिलेगा। और उसकी जो टियर 1 कैपिटल है उसके लिए उसको बहुत ज़्यादा बॉन्ड इशू करने पड़ेंगे ताकि वो अपनी टियर 1 कैपिटल को मेंटेन कर पाए। उसको और ज़्यादा इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा बैंक को, क्योंकि जो है रिस्क बहुत ज़्यादा है, लोग इसको पहले ही नहीं खरीदना चाहते हैं, तो उनको एटलीस्ट एक ल्योर करने के लिए उनको इंटरेस्ट भी ज़्यादा देना पड़ेगा, जिसको हम यील्ड कहते हैं। तो बैंक्स को इससे बहुत नुकसान होने वाला है। इसकी वजह से जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री ने सेबी को बोला है कि प्लीज़ आप अपने डिसीजन को रिव्यू करो, ये 100 ईयर्स का जो है इसको भी आप अपने जो है इसको भी रिव्यू करो, और जो 10% जो अपने म्यूचुअल फंड्स को बोला है कि इसमें पैसा सिर्फ 10% लगाओ, उसको भी थोड़ा सा रिव्यू करो। अब फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये क्यों बोला है? क्योंकि बैंक्स जो है बहुत ज़्यादा, अब उनको एक ऐसा टाइम आ गया है कोरोना के बाद, खासकर इकोनॉमी जो है वो एक तरह से डाउनग्रेड हो रही है, और मार्केट में पैसा जो है वो उतना है नहीं है बैंक्स के पास, बैंक्स की उतनी कमाई नहीं हो रही है, बैंक्स में एनपीए बढ़ते जा रहे हैं, तो बैंक्स को अपनी टियर 1 कैपिटल को मेंटेन करने के लिए बॉन्ड्स अब आने वाले टाइम में इशू करने पड़ेंगे, ये 81 बॉन्ड्स। अगर ये सेबी का डायरेक्टिव एनफोर्स रहा तो म्यूचुअल फंड्स इसको खरीदेंगे ही नहीं, और अगर खरीदेंगे तो बहुत कम प्राइस पे खरीदेंगे, और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जिसको हम यील्ड कहते हैं वो बहुत ज़्यादा डिमांड होगी। ठीक है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा बैंक्स के लिए अपनी कैपिटलाइजेशन को मेंटेन रखना। और अगर बैंक्स नहीं रख पाए कैपिटल को मेंटेन, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री मतलब हमारी गवर्नमेंट को जो है, खासकर जो सरकारी बैंक हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, उसमें रिकैपिटलाइजेशन करना पड़ेगा ताकि टियर 1 कैपिटल को मेंटेन कर सकें। अब सरकार को टैक्स पेयर का पैसा जो है वो ना लगाना पड़े पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, इसीलिए जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री कह रही है कि आप सेबी जो है, सेबी को कह रही है कि प्लीज़ आप अपने डायरेक्टिव को ही रिव्यू कर लो, सो दैट म्यूचुअल फंड्स के लिए जो ये 81 बॉन्ड्स हैं ये अट्रैक्टिव बने रहें, और इसमें जो है आने वाले टाइम में जो जब ये इशू किए जाएंगे इसको लोग आगे सब्सक्राइब करते रहें। ठीक है, तो ये हमारा पूरा 81 बॉन्ड्स का ये इशू था, ये हमने कवर कर लिया। इसको हमने 15 मिनट सीरीज़ में भी हमने इसको कवर किया था, बट आपको दोबारा एक तरह से रिवाइज कराने के लिए ये मैंने एक बार दोबारा बताया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है प्रधानमंत्री आवास योजना। ये प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए जो है, एक रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को जो है रिपोर्ट में बताया है कि सिर्फ लेस देन 6% जो हाउसेज सैंक्शन थे पीएमएवाई ग्रामीण के लिए 2020 और 21 वाले फाइनेंशियल ईयर में, सिर्फ 6% ही उसमें से टोटल कंप्लीट हो पाए हैं बिकॉज ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। और क्या ऑब्जर्व किया गया है कि ओडिशा और झारखंड में जो लेबर्स, जो माइग्रेंट वर्कर्स वापस आए थे एक तरह से, उसका यूज़ करके उन्होंने अपने जो है पीएमएवाई जो ग्रामीण जो योजना थी उसके अंदर उनको काम दिया, और ऑलमोस्ट 55% जो है वो टारगेट अब जो है पूरा हो चुका है इस स्कीम का अभी तक। ठीक है, तो मतलब 2022 में ये मैच्योर होना है, ये टारगेट जो है वो कंप्लीट करना है 2022 तक, मार्च 2022 तक, लेकिन ये टारगेट अभी तक सिर्फ 55% ही हो पाया है। उसमें से भी ये इसलिए एक कंट्रीब्यूशन इसमें ओडिशा और झारखंड का है, और कुछ और स्टेट्स भी हैं जिन्होंने एक अच्छा यूज़ किया कि माइग्रेंट वर्कर्स जो आए हैं उनको कहीं ना कहीं काम तो देना ही है, तो इस स्कीम में ही काम दे दो, सो दैट ये स्कीम के टारगेट्स भी पूरे हो जाएंगे, और जो माइग्रेंट वर्कर्स आए हैं वापस उनको भी काम मिल जाएगा। अब गवर्नमेंट कह रही है कि जो ये हाउसिंग फॉर ऑल, जो ये प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की जो ये स्कीम है,
उसमें सिर्फ 55% कंस्ट्रक्शन टारगेट अभी तक पूरा हुआ है, जबकि हमने 85% बेनिफिशरीज़ के लिए मनी सैंक्शन कर दिया है। तो ये स्टेट लेवल पर काम होना है, तो स्टेट लेवल पर काम उतना अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से मनी जो है वो सैंक्शन कर दिया है, लेकिन काम उस लेवल पर हो नहीं पाया है। तो 2.28 करोड़ टोटल हाउसेज बनने हैं, उसमें से सिर्फ जो है 1.27 करोड़ के आसपास बन पाए हैं जनवरी 2021 तक, एज पर दिस रिपोर्ट। ये डिले क्यों हुआ है? क्यों? पहली बात तो 114 दिन लगते हैं एक घर को बनाने में, और जो है पैंडेमिक जो है उसकी वजह से और ज़्यादा डिले होते रहे हैं। पैंडेमिक की वजह से जो है कंस्ट्रक्शन मटेरियल नहीं मिला, लेबर भी नहीं मिली, इंस्पेक्शन जो होती है हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए उसमें भी डिले होता रहा, उसकी वजह से जो है ये ओवरऑल डिले होता जा रहा है इस प्रोजेक्ट में। अब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जो कि जैसे हमने देखा था उड़ीसा और झारखंड का एग्जाम्पल लेके, उड़ीसा और झारखंड ने जो है 10.5% जो है अपना टारगेट पूरा किया है, और 85% जो है ऑफ दैट मनी जो है जो कि सैंक्शन की गई थी उसमें से सिर्फ 10.5% का यूज़ करके 10.5% बेसिकली जो टारगेट अपना पूरा किया है। झारखंड ने 7.25% ऑफ द टारगेट, और जो है 91% ऑफ हाउसेज जो है सैंक्शन जो है उनको हुए थे, उसमें से 7.25% जो है वो टारगेट उन्होंने कंप्लीट किया है। तो झारखंड और जो है ओडिशा की परफॉर्मेंस ठीक रही है बिकॉज ऑफ उन्होंने एक अच्छा यूज़ किया, अपने जो माइग्रेंट वर्कर्स जो उनके वापस आ गए थे उसका उन्होंने ठीक यूज़ किया। ओडिशा completed construction of 10.5% of 2020-21 target and began work on at least 85% of those for which money was sanctioned। तो इन्होंने 85% अपने जो जितनी मनी सैंक्शन हुई थी उसका उन्होंने यूज़ कर लिया है, और झारखंड ने तो 91% जो उनके लिए मनी जो हुई थी वो यूज़ किया है और कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट कर दिया है, और 7.25% अपना टारगेट उन्होंने कंप्लीट किया है। ओडिशा ने अपना 10.5% टारगेट इस साल का कंप्लीट किया है। अब प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण देख लेते हैं। इंदिरा आवास योजना जो थी उसको रिप्लेस किया है। 1985 में जो हमारे जवाहर रोजगार योजना थी उसकी एक सब स्कीम थी इंदिरा आवास योजना, उसको रिप्लेस करके प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2016 में लॉन्च की गई। अब इसका मोटिव था कि पक्का हाउस जिसमें बेसिक एमिनिटीज़ हों वो सारी रूरल फैमिलीज़ को जो कि होमलेस है या फिर कच्चा और हाउस में रह रही हैं उनको मार्च 2022 तक जो है वो ये पक्का घर उपलब्ध करवाया जाए। इनिशियल टारगेट 2.95 करोड़ हाउसेस बनाने का था मार्च 2022 तक, लेकिन ऑफ कोर्स आफ्टर रिवीजन ऑफ बेनिफिशरीज उसमें से जो कुछ जो बेनिफिशरीज थी उनको वीड आउट किया गया, तो टोटल अब टारगेट 2.28 करोड़ का हाउसेस बनाने का टारगेट है मार्च 2022 तक का। अब रूरल पीपल जो हैं बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको इससे हेल्प होगा। SC/ST जो हैं, बॉन्डेड लेबर, नॉन SC/ST कैटेगरीज, विडोज़, ये सारे जो लोग हैं ये इसमें बेनिफिशरीज बिलोंग करते हैं। अब ये स्कीम ऑल ओवर जो है कंट्री हर रूरल एरियाज़ में ये इम्प्लीमेंट कराई जा रही है एक्सेप्ट दिल्ली और चंडीगढ़ में, ठीक है। तो इनके जो रूरल एरियाज़ है वहाँ पर ये स्कीम एप्लीकेबल नहीं है। जो बेनिफिशरीज़ हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया है सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 द्वारा, जिसमें एक्सक्लूजन क्राइटेरिया भी है कि कौन कौन से बेनिफिशरीज़ जो हैं वो एक्सक्लूड किए जाएंगे। उसके बाद जो ग्राम सभा है वो भी वेरीफाई करेगी कि क्या वो बेनिफिशरी जो है वो सच में बेनिफिशरी है या नहीं है। 1,20,000 प्लेन एरियाज़ में अलाउंस मिलेगा, 1,30,000 हिली एरियाज़ में अलाउंस मिलेगा, रूरल अलाउंस जो कंस्ट्रक्शन करने के लिए, घर को कंस्ट्रक्शन करने के लिए। 25 स्क्वायर मीटर जो है उतना एरिया एटलीस्ट जो है वो हाइजीनिक कुकिंग के लिए मिलेगा। और एक लोन की भी फैसिलिटी है, ऑफ कोर्स वो ऑप्शनल है, अगर वो लोन लेना चाहें जो रूरल जो हाउस ड्वेलर्स हैं, अगर वो लोन लेना चाहे तो उनको 70,000 रुपये तक का जो है वो लोन इसमें मिल सकता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है क्यूलेक्स मस्कीटोज़। तो ये कॉमन हाउस मस्कीटोज़ जो हैं वो खासकर अभी दिल्ली में बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो ये एक वहाँ पर एक मेनेस बन गया है। ये क्यों हो गए हैं बहुत ज़्यादा क्यूलेक्स मस्कीटोज़? क्योंकि वहाँ पर एकदम से बहुत ज़्यादा वार्म टेम्परेचर हो गया है, और ईस्ट और साउथ दिल्ली में जो है वो खासकर फ्लड प्लेन्स हैं, जिसमें क्या होता है कि पानी जहाँ पर ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है वहाँ पर ये जो मच्छर हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो ये जो है बहुत सारी सीरियस डिसीज़ को कैरी करते हैं, और ऑलमोस्ट 1 से लेके 105 किलोमीटर तक ये फ्लाई कर सकते हैं। ये अनक्लीन स्टैग्नेंट वाटर में रहते होते हैं,
और सबसे बड़े कैरियर होते हैं जैपनीज एंसेफेलाइटिस के, ठीक है। जैपनीज एंसेफेलाइटिस में क्या होता है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन, ब्रेन जो है वो बहुत जो सूज जाता है, इन्फ्लेमेट हो जाता है, और जो है उससे बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है, बच्चों में खासकर ये बहुत ज़्यादा हो सकता है, और इससे इवन फेटल भी ये हो सकता है। अब वेदर की वजह से क्यों हो रहा है ये, क्योंकि डिप्रेशंस जो हैं फ्लड प्लेन्स में, वहाँ पर वाटर जो है वो अभी भी है, जबकि समर जो है वो आ गई है, लेकिन वाटर वहाँ पर अभी भी खड़ा है। और ये वाटर जो है, क्योंकि वहाँ पर वाटर टेबल हाई है, उसकी वजह से जो है वो वाटर वहाँ पर अभी भी खड़ा है, और वहाँ पर ये मच्छर जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो सिविक बॉडीज़ क्या कर रही हैं कि मस्कीटो लैर्विसीडियल जो है ऑयल कोटेड ब्लॉक्स जो हैं वो मेजर ड्रेन्स के ऊपर लगा रही हैं। मतलब एक तरह से एक लेयर बना दी जाएगी उस पानी के ऊपर, ताकि जो है मच्छर उसके ऊपर से निकल ही ना पाए, और जो है वो वहाँ पर ब्रीड ना कर पाए। फिर इंसेक्टिसाइड्स जो हैं वो स्प्रे किए जा रहे हैं, बैरल्स लगाए जा रहे हैं, जो भी खुले एरियाज़ हैं उनके ऊपर बैरल्स लगाए जा रहे हैं, मेडिसिन स्प्रे की जा रहे हैं, और इवन फॉगिंग की जा रही है। फॉगिंग आपको पता ही है, अंडरग्राउंड फॉगिंग की जा रही है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डस्ट विंड्स। तो अभी रिसेंटली रादर कल ही जो है वो डस्ट विंड्स वहाँ पर दिल्ली में आई हैं। तो एकदम से ये सीज़न में ऑफ कोर्स आती हैं डस्ट विंड्स, बट क्या रीज़न होता है उसका, ये इस बार जल्दी आ गई हैं थोड़ी, क्योंकि साइक्लोनिक सर्कुलेशन है राजस्थान के ऊपर की। क्योंकि जब जो ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन थी राजस्थान के ऊपर की, वो मूव होते हुए दिल्ली के पास आ गई है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आ गई है, क्योंकि वहाँ पर जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो जब आपको पता ही है कि किसी भी जगह पर जब बहुत टेम्परेचर गर्मी हो जाएगी तो लो प्रेशर बन जाता है वहाँ पर। जब किसी भी एरिया पर लो प्रेशर बनता है तो उसको जो साइक्लोनिक स्टॉर्म्स जो कि जो है साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो कि राजस्थान में बनी हुई थी, वो उसको भरने आ गई एक तरह से, ठीक है, लो प्रेशर एरिया को। तो वो सारी की सारी जो है जब वो भरने आ रही थी, तो वो जो हाई स्पीड विंड्स जो है वो साथ के साथ अपनी डस्ट को लेके आई, और जो है दिल्ली में डस्ट विंड्स वहाँ पर ब्लो होने लगी। राइजिंग टेम्परेचर जो है उसकी वजह से लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो गया दिल्ली के ऊपर, और दिल्ली के ऊपर लो प्रेशर जो एरिया क्रिएट होने की वजह से वहाँ पर हाई स्पीड विंड जो कि 40 to 50 किलोमीटर पर आवर जो है वहाँ पर विंड चलने लगी। उसकी वजह से क्या हुआ है कि पर्टिकुलेट मैटर जो है PM10 PM2.5 इनकी कंसनट्रेशन दिल्ली में बहुत ज़्यादा हो गई है, और जो है लोगों को वहाँ पर ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, या फिर एक तरह से एक ब्लैंकेट ऑफ डस्ट जो है वो दिल्ली के ऊपर अब आ चुका है। और ये PM2.5 और PM10 जो है ये जो है PM10 क्योंकि जो है वो उसके कोर्स मटेरियल ज़्यादा होता है, वो थोड़ी सैंड वगैरह उसके अंदर जिसके अंदर हम काउंट करते हैं, तो वो ज़्यादा क्वांटिटी में अब दिल्ली के एटमॉस्फेयर में आ गई है, तो उससे खतरा हो गया है लोगों की हेल्थ के ऊपर, ठीक है। तो इसलिए हम जो है डस्ट विंड्स जो है इसका ये जो है इस सीज़न में खतरे की घंटी होती है हमारे लिए। तो ये आज के हमारे टॉपिक्स थे। वील मीट नेक्स्ट टाइम विद न्यू टॉपिक्स। अंटिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।